बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला एक प्लेन इंडोनेशिया के तट की ओर बढ़ रहा है। ये शांति से हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करने का समय नहीं है और फ्लाइट ऑपरेटर सतर्क है। इस प्लेन को नीचे लाने के लिए 2 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। शायद इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। फिर फाइटर्स का ध्यान एक चीज पर जाता है। 1 दिसंबर 1941 बोइंग 314 के कैप्टन रॉबर्ट फोर्ड और उनकी टीम दुनिया के सबसे बड़े प्लेन से सबसे लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। बोइंग 314 क्लिपर कैलिफोर्निया एक हाई कैपेसिटी वाला सी प्लेन है। इसमें कोई लैंडिंग गियर नहीं है, इसलिए यह सिर्फ पानी पर ही उतर सकता है। इसकी लंबाई 100 फीट है और विंग स्पैन यानी इसके पंखों का फैलाव 150 फीट है, यानी किसी 6 मंजिला इमारत से भी ज्यादा। प्लेन में एक रेस्टोरेंट, आराम करने के लिए जगह और यहाँ तक कि एक बेड वाला रूम भी है। इतने बड़े साइज के बाद भी क्लिपर कैलिफोर्निया 18 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। कैप्टन फोर्ड को अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वह प्लेन पर चढ़ जाते हैं। उनकी उड़ान सैन फ्रांसिस्को से ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के लिए तय है। पहला स्टॉप लॉस एंजलिस है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। अगला स्टॉप पर्ल हार्बर है। उड़ान ठीक चल रही है। 7 दिसंबर 1941 प्लेन को पर्ल हार्बर से रवाना हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस सफर का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है, जो न्यूजीलैंड की उड़ान है। तभी कैप्टन फोर्ड को सबसे नजदीकी बेस पर मोड़ने का ऑर्डर मिलता है। वापसी का रास्ता बंद होने की वजह से यह ऑकलैंड की तरफ बढ़ रहा है। क्लिपर ऑकलैंड एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड करता है और उसे एक ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। रॉबर्ट फोर्ड और उनकी टीम को प्लेन पर सभी रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को पेंट करना होगा। फिर इसे दुनिया भर की उड़ान भरकर ला गार्डिया, न्यूयॉर्क ले जाना होगा। लगभग 37,000 किलोमीटर की दूरी के इस रास्ते से कभी प्लेन नहीं गुजरते। उस समय तक किसी भी जहाज ने इतनी लंबी दूरी तय नहीं की थी। न तो टीम के पास मैप है और न ही मॉडर्न नेविगेशन डिवाइस। उन्हें नहीं पता था कि वे किन जगहों से गुजरेंगे और रास्ते में किससे मिल सकते हैं या फिर किन एयरपोर्ट्स पर उतरेंगे। प्लेन की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी उन्हें खुद करना होगा। फ्यूल का इंतजाम भी खुद करना होगा और रास्ता भी खुद ही ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर फिलहाल उनके पास पैसे भी नहीं हैं। ऑर्डर्स मिलते ही टीम ऑकलैंड लाइब्रेरी जाती है। वे उड़ान की पूरी जानकारी के लिए एटलस और मैप को अच्छे से खंगालते हैं। सबसे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद एशिया के तट से होते हुए अफ्रीका के लिए उड़ान भरनी होगी। इसके बाद वे यूएस जाएंगे। क्रू मेंबर प्लेन के सभी संकेतों पर पेंट करता है और फिर टेक ऑफ की तैयारी करता है। सौभाग्य से उड़ान से पहले एक बैंकर को उनकी स्थिति का पता चल जाता है और वह उन्हें करीब $500 दे देता है। प्लेन उड़ान भरता है। टीम ने ध्यान नहीं दिया कि वे अमेरिकी झंडे पर पेंट करना भूल गए हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी इस गलती से उनकी जान बचेगी। ऑस्ट्रेलिया से पहले वे न्यू कैलेडोनिया के लिए उड़ान भरते हैं ताकि लोगों के ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जा सके। उड़ान सफल रहती है। ऑस्ट्रेलिया में टीम को प्लेन में ईंधन भरना है। उन्हें उस हवाई अड्डे पर क्लिपर सर्विसेज के लिए कोई खास ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए क्रू मेंबर खुद ही गैसोलीन की 800 कैंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि बोइंग 314 में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला परंपरागत ईंधन नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि एक खास हाई ऑक्टेन एविएशन गैसोलीन का इस्तेमाल होता है। सुबह सुबह क्लिपर उड़ान भरता है और इंडोनेशिया पहुंचता है। उड़ान सही तरह से चल रही है। वे एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहे हैं। इस दौरान जहां क्लिपर को उतरना है, उस बेस का कैप्टन एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन को नोटिस करता है। उसे नहीं पता कि ये कौन है और उसने कहां से उड़ान भरी है। किसी ने उसे इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी। यह दुश्मन का प्लेन भी हो सकता है। फिर 2 फाइटर जेट्स भी उड़ान भरते हैं। वे क्लिपर के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पर कोई निशान दिखाई नहीं देता। पायलट्स हमला करने वाले हैं कि तभी उन्हें एक अमेरिकी झंडा दिखाई देता है। अगर रॉबर्ट फोर्ड झंडे पर पेंट करना नहीं भूले होते तो उनके और उनकी टीम के साथ अगले पलों में बहुत बुरा होने वाला था। फाइटर जेट्स लैंडिंग की अनुमति देते हैं। क्लिपर पानी पर उतरता है। इसके मेंबर्स से मिलने एक बोट उसकी ओर आती है, लेकिन रुक जाती है। दरअसल लैंडिंग वाली जगह समुद्री माइन बिछी है, इसलिए बोट वहां नहीं जाती। चमत्कारिक रूप से क्लिपर माइन से बचता हुआ बोट के पास पहुंचता है
रॉबर्ट फोर्ड और प्लेन के बाकी क्रू मेंबर्स के बीच अच्छे संबंध हैं। वे जल्द ही लैंड करने वाले हैं, लेकिन फिर एक बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। दरअसल प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा है और इस समुद्री अड्डे पर सिर्फ साधारण ऑटोमोबाइल गैस ही है। प्लेन का इंजन इस फ्यूल से काम चला पाएगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता। इसमें आग लग सकती है या फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकता है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। वे टैंकों में साधारण फ्यूल भर लेते हैं। कैप्टन ने पहले से बचे हुए उस थोड़े से फ्यूल से उड़ान भरने और उड़ान के दौरान साधारण गैसोलीन पर स्विच करने का फैसला किया। इसके बाद प्लेन के इंजन से खड़खड़ाने की तेज आवाज आने लगी, लेकिन कुछ देर बाद ये आवाज बंद हो गई। उड़ान जारी रही। 19 घंटे तक वे एक रिस्की ट्रैवल करते रहे। उनका अगला पड़ाव सीलोन है। आकाश में बादल छाए थे। पायलट को तट और हवाई अड्डा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वह प्लेन को बादलों के नीचे ले जाने का फैसला करता है। वे समुद्र की सतह से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब आगे एक बहुत बड़ी वेल दिखाई दे रही है। जब वे उसके नजदीक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये वेल नहीं है, बल्कि दुश्मन का जहाज है। बादलों में छिपने के लिए क्लिपर ऊंचाई में जाने लगता है। दोबारा वे सफेद बादलों के बीच में पहुंच जाते हैं। प्लेन के पीछे और नीचे धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। क्लिपर करीब 60 मिनट से जीरो विजिबिलिटी पर उड़ रहा है। आखिरकार बादल छट रहे हैं और उन्हें सीलोन का पोर्ट दिखाई देता है। टीम कुछ देर यहाँ रुकती है और दोबारा अपनी यात्रा शुरू करती है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, इंजन में एक विस्फोट होता है। सौभाग्य से वे पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्लेन को पानी पर सफलतापूर्वक उतार दिया और इंजन की मरम्मत की। क्लिपर अपना मिशन जारी रखता है। अब रॉबर्ट फोर्ड की टीम ज्यादातर जमीन के ऊपर ही उड़ान भर रही है। यह बहुत रिस्की है क्योंकि प्लेन में लैंडिंग गियर नहीं है और यह जमीन पर सुरक्षित लैंड नहीं हो सकता। आखिरकार वे कांगो पहुंच चुके हैं। टीम यहाँ काफी अच्छा समय गुजारती है, आराम करती है और सबसे बड़ी बात कि उन्हें यहाँ हाई ऑक्टेन गैसोलीन भी मिल जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्हें आगे एक और बड़ी परेशानी का सामना करना है। अब इस टीम को अपनी सबसे लंबी उड़ान भरनी होगी। उनका अगला पड़ाव ब्राजील का एक पोर्ट टाउन है और इसकी दूरी समुद्र के आर पार 5632 किलोमीटर है। बोइंग द्वारा तय की गई ज्यादा से ज्यादा हवाई दूरी 5954 किलोमीटर है। किसी भी तरह की कोई रुकावट या इसकी तरफ बहती तेज हवा प्लेन को पोर्ट तक पहुंचने से आसानी से रोक सकती है। परेशान क्रू टैंक को फिर से भरते हैं और प्लेन में अलग से भी फ्यूल लोड करते हैं। प्लेन कांगो से सकरी सी नदी के ऊपर से होते हुए उड़ान भरता है। इसी समय पायलट नोटिस करता है कि नदी कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक झरने से मिल रही है। प्लेन को तुरंत ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। प्लेन में फ्यूल ज्यादा होने की वजह से वह नीचे आ जाता है। झरना करीब आ रहा है। आखिरी पलों में प्लेन जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहता है, लेकिन वाटरफॉल के बाद भी यह अब भी काफी ऊंचाई पर नहीं है। ये चट्टानों से बस थोड़ा ही ऊपर है। इसके थोड़ा और नीचे झुकने से दुर्घटना हो सकती है। सौभाग्य से वे बिना किसी नुकसान के यहाँ से गुजर जाते हैं। प्लेन अच्छी खासी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कांगो से ब्राजील की उड़ान के दौरान पायलट ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा। यह हवा में 23 घंटे 35 मिनट तक रहा। थके हुए क्रू मेंबर्स को नेटल शहर में लैंडिंग कराने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। हालांकि यहाँ भी उन्होंने ज्यादा समय आराम नहीं किया। 2 घंटे बाद वे दोबारा उड़ान भरते हैं और अगले स्टॉप पनामा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। 6 जनवरी 1942 सुबह 5:54 पर पहले से ही फेमस हो चुका बोइंग 314 न्यूयॉर्क के ला गार्डिया पहुंच रहा है। टीम अब लैंड करने का इंतजार नहीं कर पा रही। वे डिस्पैचर से कांटेक्ट करते हैं और वह बताता है कि प्लेन को सुबह 7 बजे के बाद ही लैंड किया जा सकता है, क्योंकि इस समय एयर टर्मिनल काम करना शुरू कर देता है। 1 घंटे से रॉबर्ट फोर्ड और बाकी क्रू मेंबर हवा में चक्कर लगा रहे हैं। ये शायद उनके जीवन का सबसे लंबा घंटा था। अंत में मिशन पूरा हो गया। बोइंग 314 लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला पैसेंजर प्लेन बन गया। ये लंबी उड़ान 1 महीने से ज्यादा चली। इस प्लेन ने हवा में 209 घंटे यानी 8 दिन बिताए। इस दौरान इसने 48,270 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की और 18 बार लैंडिंग की।